नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि PYQ 2016 में आए हैं। यह इसका चौथा पार्ट है और 2016 का चौथा यानी कि आखिरी पार्ट 100 क्वेश्चनों की सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वहीं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, लगभग वहीं 25 क्वेश्चन मान के चलिए। पहला क्वेश्चन है, पेरियुप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो ऑप्शन है अरस्तु, लोंजाइनस, T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोंजाइनस। लोंजाइनस ने पेरियुप्सिस की रचना 1554 के आधार पे के आधार पे काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया। पेरियुप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र यानी कि रेटोरिक का ग्रंथ है। लोंजाइनस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी भी आप बारे में देख सकते हैं यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोविवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, लेविस या फिर वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वर्ड्सवर्थ इसका सही आंसर है। बाकी यहाँ पे आप कॉलेज के विचार भी देख सकते हैं। क्या है विश्लेषण में देखते हैं, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से, यानी कि यदि आगे यह भी क्वेश्चन पूछा गया वर्ड्सवर्थ से या फिर कॉलरिज से, कॉलरिज ज़्यादा फेमस रहे हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से का अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। आगे क्वेश्चन है आपका, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नया साहित्य नए प्रश्न इस जो आलोचनात्मक ग्रंथ है इसके लेखक ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि नंदुलारे वाजपेयी। देखते हैं इसका व्याख्या, यानी कि व्याख्या में हमको अन्य रचनाएं भी देखेंगे। नंदुलारे वाजपेयी के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, मतलब इनके सभी रचनाओं को और जो प्रकाशन वर्ष है उसको जरूर ध्यान रखें, बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद भी है। आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 जो कि अभी पूछा गया है इसी यही क्वेश्चन लेके, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पत 1976, रस सिद्धांत 1976 का है। साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, और आखिर में है रीति और शैली 1979। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की भी आलोचनात्मक कृतियाँ याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, देव और उनकी कविता 1941, रीति काव्य की भूमिका भी इनकी रचना है। इसके अलावा रीति काव्य की भूमिका 1941 का है, और भी हैं राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये पूरा नाम है, मतलब राम की शक्ति पूजा बस ये नहीं बल्कि राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, या इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951 में, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 का है, रस सिद्धांत 1964, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाज शास्त्र, यह सब इनकी कृतियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940,
कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। इनका है समसामयिकी, समसामयिकी नहीं बोलते, सामयिकी है, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। आगे क्वेश्चन है प्रतिभा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन या फिर काव्य लक्षण। तो प्रतिभा कहाँ से इसका संबंध है, किससे है? तो काव्य हेतु से प्रतिभा का संबंध है। हेतु का अर्थ है हेतुर्ना कारणाम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं, क्या कारण है, क्या अभिप्राय है। अर्थात काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद हैं। कौन कौन? एक तो प्रतिभा है, दूसरा व्युत्पत्ति है और इसके बाद अभ्यास है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य प्रयोजन को भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि जब काव्य हेतु आता है तो उसी के साथ काव्य प्रयोजन भी आता है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है कि काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाला लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के हैं। कौन कौन? धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति प्राप्ति। काव्य लक्षण की बात की जाए तो संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो कि निम्न है। शब्द और अर्थ के आधार पे, शब्द के आधार पे और रस और ध्वनि के आधार पे। तो शब्द अर्थ दोनों के आधार पे पहला प्रकार से है काव्य लक्षण, इसके बाद शब्द के आधार पे और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पे। अगला क्वेश्चन 40 है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? इजी क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कवि वचन सुधा के संपादक। बाकी अन्य प्रमुख यहाँ पे हम देख लेते हैं पत्रिकाओं और उनके संपादन स्थान और प्रकार भी। तो कवि वचन सुधा 1868 का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यह आपका मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों रूपों में होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का, यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, काशी से होता था इसका प्रकाशन। बाल बोधिनी 1874 का है, यह भी मासिक है, काशी से होता था। आगे आनंद कादम्बिनी, इसके जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। 1881 में होता था, मासिक मिर्ज़ापुर से। और नागरी नीरद भी इन्हीं का है 1893 में, और यह भी मासिक मिर्ज़ापुर से होता था। पीयूष प्रभा 1884 का है, अंबिका दत्त व्यास का है, काशी से होता था। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 का है, राधा कृष्ण दास का, मासिक काशी से प्रकाशित होता था। मासिक और त्रैमासिक दोनों यहाँ पे था, मासिक काशी से होता था और त्रैमासिक भी, हाँ ठीक है। नागरी, देखिए नागरी के बारे में देखिए, नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बेड़ी प्रसाद जी थे, यह भी याद रखिएगा। पहले मासिक, पाक्षिक, सामाजिक का मतलब यहाँ पे दे दिया है, स्टार्ट कर दिया था मासिक का, पाक्षिक का, साप्ताहिक का। पाक्षिक मतलब 15 दिन, मासिक 30 दिन, साप्ताहिक 1 हफ्ता 7 दिन। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो रचना दिया है, ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इसके आधार पे हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सन के हिसाब से यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सही है। तो जो ज्ञानदीप है वह 1619 का है, फिर प्रेम रतन है, फिर हंस जवाहिर 1731 का है, इंद्रावती 1744 का है, अनुराग बासरी 1764 का आता है। मतलब यह आप देख सकते हैं ज्ञानदीप, इंद्रावती। तो यहाँ पे जो यूजीसी ने तो ये दिया था, लेकिन हमें मतलब कि सही क्रम यह याद रखिएगा रचनाओं का जब कभी भी आए। मतलब यहाँ पे दिए गए सभी ऑप्शन गलत थे जो उस समय आंसर दिया गया था, मतलब उस हिसाब से ऑप्शन ही सेट नहीं है।
तो ज्ञानदीप 1619 का सबसे पहले है, प्रेम रतन उसके बाद है, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं, हंस जवाहिर 1731 का है, कासिम शाह हैं इस क्रम में आएंगे। फिर इंद्रावती आएगा 1744 का, नूर मोहम्मद का है, अनुराग वासवी 1764 सबसे लास्ट में आएगा दिए गए रचनाओं में से, और यह भी नूर मोहम्मद का है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है इस क्रम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 है, यहाँ पे रचनाओं के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। दिए गए रचनाओं की बात की जाए तो मृगावती है, चंदायन है, मधुमालती है और चित्रावली है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, चंदायन, मृगावती, फिर मधुमालती और लास्ट में चित्रावली आएगा। सबका सन भी देखते हैं और लेखक कौन है यह भी देखते हैं। चंदायन 1700 कहाँ से आएगा, चंदायन 1379 का है और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। मृगावती 1503 का है, कुतुबन है इसके लेखक। मधुमालती 1545 का है, मंझन है इसके लेखक। चित्रावली 1613 का है, उस्मान इसके लेखक हैं। नो 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 नो, कहीं पे स्वर्ग है तो ले चला, यदि कहीं पे स्वर्ग है तो ले चलो। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इस यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास है, सेनापति हैं, चिंतामणि हैं और भूषण हैं। देखिए केशवदास का जन्म 1500, मृत्यु मत देखिएगा कभी भी किसी का भी, क्योंकि जन्म काल के अनुसार ही लगाने के लिए आता है। पता नहीं एग्जामिनर को मूड घूम जाए भविष्य में मृत्यु पे लगा दे तो कोई बात हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। केशवदास 1555 है, सेनापति 1584, चिंतामणि 1609, भूषण 1613। तो सबसे लास्ट में भूषण है दिए गए ऑप्शन में और सबसे पहले केशवदास। अगला क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन के क्रम पे नहीं जाना है, बस हमें क्वेश्चन लिखना है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जो ऑप्शन की बात की जाए तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगमोहन सिंह है। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर जगमोहन सिंह। देखिए इसका सन देखना जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में जन्म, चौधरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का 1855 यानी 5 साल बाद, प्रताप नारायण मिश्र का 1 साल बाद, इनके 55 के बाद 56 1800, और जगमोहन सिंह, यह तीनों को तो सबको ज़्यादातर पता ही होगा, बस जगमोहन सिंह का नहीं पता होगा। यह 1857 है। देखिए कितना क्लोज है, 55 56 57 कितना क्लोज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है कानन कुसुम, आंसू, झरना और लहर। तो यही सब ऑप्शन है, आगे पीछे करके सब में दिया है। तो इसका सही जवाब की बात की जाए तो सबसे पहले मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, कानन कुसुम आएगा, फिर झरना, उसके बाद आंसू और लास्ट में आपका लहर आएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर देख सकते हैं। झरना, आंसू और लहर। कानन कुसुम कब का है, कहाँ गया। कानन कुसुम 1913 का है, झरना 1918 का, आंसू 1925 का, लहर 1933 का, इसीलिए इस क्रम में आया। बाकी रचनाओं को भी देखते हैं। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सो को श्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम देखा अभी हमने 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का मत 1914, चित्रधर 1918, झरना हम देख चुके हैं 1918, आंसू भी देख चुके हैं 1925, लहर 1933, कहामायनी सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा है महाकृति वह आपका 1935 का है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। कवियों में जो दिए गए ऑप्शन है वह उसमें है नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि सबसे पहले नागार्जुन आएंगे, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, उसके बाद त्रिलोचन, नरेश मेहता। तो नागार्जुन का जन्म 1911 है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म आपका 1913 है, त्रिलोचन का जन्म 1917 है, नरेश मेहता का जन्म 1921 है, इसीलिए यही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन की बात की जाए आंसर सहित तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले आएगा भीष्म साहनी का उपन्यास है हानूस, फिर कभी मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके नाटक।
हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद माधवी और फिर आलमगीर। देखिए इसका सन भी देखना जरूरी है। हानूस 1977 का है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 का है। इसीलिए यह आपका सही ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे हानूस है, हानूस आएगा कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद माधवी ही है, फिर उसके बाद आलमगीर है लास्ट में। तो दिए गए ऑप्शन में यही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह सबसे पहले मतलब बीज आएगा। तो बीज तो 2 ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है। बीज, फिर बीज, बिंदु और पताका, उसके बाद प्रक्रिया और कार्य आएगा। तो कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो बीज आएगा, फिर बिंदु, फिर उसके बाद पताका, प्रक्रिया और फिर कार्य आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मृदुला गर्ग का उपन्यास की बात करनी है, तो इसका जो सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 1 है। उसके हिस्से की धूप सबसे पहले आएगा, फिर चितकोबरा, उसके बाद मैं और लास्ट में आएगा कठगुलाब। देखिए उसके हिस्से की धूप 1975 की है, उसके बाद चितकोबरा 1979 की है, मैं 1984 और कठगुलाब 1996 का है। इसके अलावा मतलब इनके जो बचा हुआ उपन्यास प्रमुख उपन्यासों में है, वंशज 1976 का है, अनित्य भी है, मैं भी है, मैं 1984 का है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले आएगा छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और लास्ट में आएगा इंद्रजाल। इसके सन की बात करते हैं तो छाया 1912 का है, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 का है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? दिए गए ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि जो सबसे पहले आएगा सूनी घाटी का सूरज, फिर सीमाएं टूटती है, उसके बाद मकान और लास्ट में है विश्रामपुर का संत। तो यह जो सभी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का है, जिनका कि राग दरबारी उपन्यास नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। देखिए सूनी घाटी का सूरज 1957 का है, सीमाएं टूटती है 1973 का है, मकान 1976 का है, विश्रामपुर का संत 1998 का, जो कि ऑप्शन में दिया था। इसके अलावा इनका उपन्यास है अज्ञातवास 1962 का, राग दरबारी सिलेबस में है, सबको पता है, और सन भी पता है 1968, पहला पड़ाव 1976। तो इस प्रकार से हमने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का क्रम देखा। क्रम का मतलब कि रचना काल का प्रकाशन वर्ष के अनुसार, कौन पहले कौन बाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? यह सभी के सभी जो है हरिवंश राय बच्चन के हैं, तो देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेट के सिलेबस में सबसे पहले यही आएगा, उसके बाद बसेरे से दूर, उसके बाद है टुकड़े, दास्तान, फिर सबसे लास्ट में जो मैंने किया। इसका देखते हैं, सन भी देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 का है, बसेरे से दूर 1978 का है, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 का है, और इसके बाद जो मैंने जिया, ये ना टुकड़े टुकड़े दास्तान, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, बसेरे से दूर, और जो मैंने किया, जो मैंने जिया होगा कि किया, मतलब वहाँ पे मतलब मिसप्रिंट है, जो मैंने जिया, ठीक है। इसके यह 1992 का है। बाकी इनकी आत्मकथाओं को एक क्रम से देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, और 10 द्वार से सोपान तक 85, 69, 70, 78, 85 यही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक।
यह हरिवंश राय बच्चन के हैं, यही मतलब बार बार इसका क्रम भी देता है। बाकी यह अमृतलाल नागर का नहीं है। मैंने ऊपर मतलब बोल दिया था कि इन्हीं का सब है, सब इन्हीं का नहीं है। मतलब इसमें आपके दो इन्हीं का था, बाकी दो नहीं है। देखिए टुकड़े टुकड़े दास्तान आपका है, एक कटो यार, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 का अमृतलाल नागर का है। और जो मैंने जिया यह कमलेश्वर का है। तो दो अलग अलग, तीन अलग अलग लेखकों का है। अ, इसके अलावा फिर यादों का चिराग भी कमलेश्वर का 1997 का है। जलती हुई नदी भी 1999 का कमलेश्वर जी का ही है। यह भी याद रखें कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। तो पूछा जा सकता है कि स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है अपनी आत्मकथा को, तो यह हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले आएगा अशोक के फूल, फिर कल्पलता, उसके बाद कूटज और फिर उसके बाद आलोक पर्व। सभी के सभी यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। मतलब जो यहाँ पे दिया है, निबंध दिया है, कहानी दिया है, उपन्यास दिया है, जो भी, तो ज़्यादातर यही दे रहा था कि सभी के सभी एक ही लेखक के पूछ रहा था। इसलिए पिछले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, मतलब कि वैसे ही हमने ध्यान न देते हुए बोल दिया था, लेकिन वह आपके तीन अलग अलग लेखकों का था। हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर, इसके बाद अमृतलाल नागर, तीन लोगों का था। तो वहाँ पे आप भी ध्यान देते हुए चलिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम होगा। अशोक के फूल 1948 का है, कल्पलता 1951 का है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य साचर 1965, आलोक पर्व 1972 का है। अरे कुछ लोग सोचेंगे अरे सर को भी नहीं आ रहा है, अरे क्या पढ़ाएंगे। देखिए हाँ, कोई इंसान ही हैं हम लोग भी, और यहाँ पे गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे ग्रंथों की बात की जाए तो जो जो दिया गया है उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन है। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, यही वाला सही है। सबसे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य, फिर रस सिद्धांत, उसके बाद दक्षिणी हिंदी का साहित्य, उसके बाद मार्क्सवादी साहित्य चिंतन आएगा। इसका हम लोग सन देखते हैं और कौन लेखक है यह देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है 1964 का। दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 श्री राम शर्मा का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 शिव कुमार मिश्र का है। रस सिद्धांत 1977 का नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पे भी रस सिद्धांत है, यहाँ पे भी है, दो लोगों ने लिखा है। रस सिद्धांत यहाँ पे दिया भी है। 1970 नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना नंदुलारे वाजपेयी ने की थी। यह आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक, तो दो लोगों ने किया था। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। सभी के सभी डॉक्टर नगेंद्र का है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है हमारे हिसाब से। बी है, तो बी का देख लेते हैं क्या है। बी है, बी है, बी है, बी क्वेश्चन की बी। अगला है भारतीय काव्य, मतलब यही है, पहले सबसे पहले आएगा भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, फिर काव्य में उदात्त तत्व, उसके बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, और लास्ट में साहित्य का समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र का आलोचनात्मक ग्रंथों का यह क्रम रहा। इसका हम लोग सन भी देख लेते हैं कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी। देखिए डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को देख लेते हैं, सभी के सभी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन में आया है उसको भी और इसके अलावा बचे हुए उसको भी। सुमित्रा नंदन पंत 1938 का है। साकेत एक अध्ययन 1939 का। देव और उनकी कविता 1941। रीतिकाल की भूमिका भी 1941। राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति है, इस नाम से भी उन्होंने लिखा है। विचार और अनुभूति 1944 का। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से लिखा है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि भी लिखा है। रस सिद्धांत जैसा कि हमने अभी देखा 1964 का। नई समीक्षा नए संदर्भ यह भी है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी है। आधुनिक हिंदी नाटक 1940 का है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका
भी है। सियाराम शरण गुप्त के नाम से भी इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाजशास्त्र और काव्य में उदात्त तत्व के नाम से इन्होंने लिखा है। बाकी यह भी हम देख लेते हैं, 2 तर्क वाले असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 56-57 देखिए, स्थापना यानी असर्शन है रसो वैसह, और तर्क है इसलिए रस को ब्रह्मवाद सहोदर कहा गया है। तो इसमें जो बात है वह दोनों की दोनों बातें सही हैं। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है कि इसी कारण से रस को ब्रह्मवाद का सहोदर कहा गया है। रसो वैसह का तात्पर्य ब्रह्मानंद का समानार्थी है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। भारतीय काव्यशास्त्रियों में सर्वप्रथम भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आपके भरत मुनि हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। यहाँ पे रीजन दिया है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कि ए और आर दोनों भी बातें गलत है। यह भी गलत है, असर्शन भी केवल लगा देता है ना, तो वहाँ पे गलत होने का चांस बढ़ जाता है, लगभग गलत ही रहता है 90%। और इसलिए इसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, तो यह बात गलत है। तो इसका इसलिए इसी के बारे में बोला है, तो यह रीजन भी गलत है। तो यहाँ पे हमने लगभग 22 क्वेश्चन देखा, 22 क्वेश्चन। हाँ, बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चन थे असर्शन और रीजन के ही, जो कि आज के समय में उतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए। तो यहाँ पे इसीलिए हमने केवल 22 क्वेश्चन को किया। तो वहीं लगभग वहीं मान के चलिए पूरा चारों पार्ट मिला के 97 क्वेश्चन हो गया। जो वैलिड क्वेश्चन है उसी को हम लोग करें, और जो 2-3 जो आज के समय में पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं उससे मैच नहीं करते हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज का सेशन और इससे पहले का सेशन भी PYQ 2016 यहाँ पे समाप्त हुआ। लगभग 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वहीं 97 से 100 क्वेश्चन, और आपको ज़रूर लाभकारी होगा, क्योंकि बेसिक तो वहीं रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद 2015 के क्वेश्चन देखेंगे। नमस्कार।